नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नों को हम करेंगे। संपूर्ण हिंदी के लगभग 50 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत, जिसमें आपको साहित्य और व्याकरण संबंधी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साहित्य और व्याकरण संबंधी प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि आपके लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षा हो, DEET+ भी हो या BPSC हो या यूपी टीजीटी पीजीटी, सभी में इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो साथ ही जो है NTA NET की परीक्षा के लिए भी ये मददगार साबित होंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1, शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। नंबर 1 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन माने जाते हैं, यानी किसने लिखा। हिंदी साहित्य का अतीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा या राहुल सांस्कृत्यायन। आंसर आपके सामने ही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो है हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक माने जाते हैं। विश्वनाथ तिवारी और जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आएगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से संबंधित और अन्य उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ताकि कोई और अन्य रचना भी पूछ ली जाए तो आप आसानी से उसका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं, विश्वनाथ जी का जन्म जो है 1906 और 12 के बीच जुलाई में माना जाता है और 1982 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और विश्वनाथ के प्रमुख नाटक व टीकाएँ इस प्रकार लिखी है। उनकी जो प्रसिद्ध रचना रही है, प्रसिद्ध पुस्तक के रूप में उन्होंने लिखी हिंदी साहित्य का अतीत, उसके बाद हिंदी का सामायिक इतिहास, वाङ्मय विमर्श और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास, बिहारी की वाग्विभूति और कामांग कौमुदी, गोसाई तुलसीदास, केशव ग्रंथावली और नीलकंठ उजले बोल। इस प्रकार से ये रचनाएं आपको विश्वनाथ जी से संबंधी आपको यहाँ पर देखने को मिली गई होंगी, तो इनको आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा साहित्यकार है ऑप्शन में वो है राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा जी से संबंधी भी देख लेते हैं कुछ रचनाएं, ताकि परीक्षा में राम कुमार वर्मा जी से संबंधी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 15 सितंबर 1905 में इनका जन्म हुआ, 1990 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि रहे हैं। इन्हें जो है हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। राम कुमार वर्मा जी को भाई हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, लेकिन प्रथम एकांकी राम कुमार वर्मा जी की न मानकर बादल की मृत्यु को नहीं माना जाता। बादल की मृत्यु इनकी एकांकी का नाम है और प्रथम एकांकी मानी जाती है एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। इन्हें साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक हमें देखने को मिलती है। फिर देख लेते हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इनका जन्म जो है 9 अप्रैल 1893 को माना जाता है और 14 अप्रैल 1963 को इनकी मृत्यु हो गई। महापंडित की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। तो कई बार पूछा जाता है महापंडित की उपाधि निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, तो राहुल सांस्कृत्यायन जी को, जो कि एक जो है काफ़ी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं। एक घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से भी ये घुमक्कड़ जो साहित्यकार के नाम से भी जाने जाते हैं और घुमक्कड़ शास्त्र नाम से भी इन्होंने ग्रंथ लिखा है। तो इन्हें 1958 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया तथा 1963 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से वशीभूत भी किया गया। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 2, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले विद्वान हुए हैं मिश्र बंधु जी। तो देख लेते हैं इससे संबंधी और अन्य तथ्य।
हिंदी साहित्य का इतिहास मिसर बंधु विनोद नाम से लिखा गया था। और मिसर बंधु जो है 3 भाई थे। कौन कौन से? गणेश, बिहारी और सुखदेव। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से मिसर बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। इन्होंने मिसर बंधु विनोद नामक जो है ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 5000 कवियों का इसमें जीवन के वर्णन को बताया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से शिलांकित कीर्ति कौन सी मानी जाती है? तो निम्नलिखित में से शिलांकित शिलाओं पर लिखी गई कीर्ति मानी जाती है वो है राउलवेल। और यह जो है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य भी माना जाता है। तो देख लेते हैं इससे संबंधी और अन्य तथ्य। तो राउलवेल जो है रोड़ा कवि द्वारा लिखा गए हिंदी की प्रथम शिलांकित रचना मानी जाती है, यानी शिलाओं पर लिखी गई, यानी पत्थरों पर लिखी गई। पत्थरों पर लिखी जाने वाली रचना है वही ये। लेखक रोड़ा कवि राउलवेल का, और समय रहा इसका 10वीं शताब्दी, ये आपको पता ही है। तो देख लेते हैं आगे। राउलवेल का अर्थ पूछ लिया जाए तो राजकुल का विलास। उसके बाद यह जो कीर्ति है एक शिलांकित कीर्ति है, यानी शिलाओं पर लिखी गई है। जिन पर शिलाओं पर यह लिखी गई वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। यह एक चंपू काव्य है, और यानी चंपू काव्य का मतलब क्या होता है? गद्य व पद्य मिश्रित रचनाएं ही हमारी चंपू काव्य कहलाती है। यह हिंदी की प्राचीनतम चंपू काव्य कीर्ति है, यानी हिंदी का प्रथम चंपू काव्य माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, शालिभद्रशूरी की रचना का नाम बताइए। तो शालिभद्रशूरी जी की जो रचना है उसका नाम है भारतेय बाहुबली रास। भारतेय बाहुबली रास का जो रचना काल है वो रहा है 1231 विक्रमी संवत। इसमें जो छंदों की संख्या है वो 203 है। इसमें जैन धर्म ऋषभ देव के पुत्रों भारतेश्वर तथा बाहुबली में राजगद्दी के लिए हुए संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो इसके बाद देख लेते हैं, इस रचना के 2 संस्करण मिलते हैं हमें। पहला पाश्चात्य विद्या मंदिर बड़ौदा में प्रकाशित हुआ, और दूसरा रास और रास वही काव्य में प्रकाशित हुआ। उसके बाद देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, शालिभद्रशूरी से संबंधित वही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है शालिभद्रशूरी को। और किन्होंने माना? गणपति चंद्रगुप्त ने। और अपने किस ग्रंथ में बताया? गणपति चंद्रगुप्त जी का जो प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये बिल्कुल ये 3-4 प्रश्न आपके इसी पॉइंट से बन जाएंगे। तो ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ किसका है? तो गणपति चंद्रगुप्त का। और शालिभद्रशूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो गणपति चंद्रगुप्त ने। या गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो शालिभद्रशूरी को। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो निम्नलिखित में से तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। स्वयं को उन्होंने तूतीय हिंद कहा है कि मैं हिंदी की तूती हूँ। तो इस प्रकार से जाने जाते हैं वे तोताए हिंद के नाम से। तूती हिंद अमीर खुसरो जी कहे जाते हैं। तो तूती हिंद, तूत हिंद या तोताए हिंद आदि नामों से अमीर खुसरो जी जाने जाते हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, और पहेलियाँ, मुकरिया, लोकगीत आदि रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। हिंदी, उर्दू, फारसी, ब्रजभाषा आदि का इन्हें ज्ञान भी था, और ये एक संगीतज्ञ भी रहे। उसके बाद देख लेते हैं आगे। तो खड़ी बोली हिंदी को पहचान दिलाने वाले कवि हुए हैं अमीर खुसरो जी। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से माने जाते हैं? खालिक बारी, दो सुखने, गजल आदि इनके द्वारा जो है प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। खालिक बारी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट ग्रंथ है इनका। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो जी की, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ भी आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि पंक्तियों से भी संबंधी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चूक भई कुछ वासो ऐसी देश छोड़ भयो परदेश, ब्रजभाषा की ये पंक्ति है इनकी। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा जो पानी।
तो ब्रजभाषा संबंधी है। और एक थाल मोती से भरा जिसके सिर पर ओदा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उनसे एक ना गिरे, पहेली है ये एक आकाश, इसका आंसर हो जाएगा। एक नार के ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए, तो दिया और बाती इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अमीर खुसरो जी ने काफ़ी पहेलियाँ भी लिखी हैं। तो रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो जी को अवधि का प्रथम कवि माना है। तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अवधि का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछ लिया जाए तो अमीर खुसरो जी को माना गया है। इस प्रकार से हर एक तथ्यों को आपको ध्यान से समझते हुए पढ़ते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। महत्वपूर्ण कथन, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अमीर खुसरो जी द्वारा कहा गया है। अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, इसमें मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। इस प्रकार से अगर ये कथन दिया जाए तो किस विद्वान के द्वारा कहा गया है, तो अमीर खुसरो जी का प्रसिद्ध कथन है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। आदिकाल को बीज वपन काल किसने किया? तो प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल ने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले विद्वान हुए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। चारण काल नाम देने वाले आदिकाल को वे रहे जॉर्ज ग्रियर्सन जी। साथ में रामकुमार वर्मा ने भी आदिकाल का जो है एक भाग को चारण काल नाम दिया है। उन्होंने रामकुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल दोनों नाम 2 भाग बताए थे आदिकाल के अंतर्गत। तो पूरे के पूरे आदिकाल को चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसके प्रकार आगे देखते हैं। प्रारंभिक काल कहने वाले मिश्र बंधु, बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने, सिद्ध सामंत काल कहा राहुल संस्कृतायन ने, वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, और आदिकाल को आदिकाल नाम कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बढ़ते हैं आगे। आधार काल कहने वाले आदिकाल को तो वो है सुमन राजे। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 7। देसिल बहाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति किसने कही है? देसिल बहाना सब जन मिठा, यानी कि अपनी जो देसी भाषा ही सबसे अच्छी है। तो देख लेते हैं ये पंक्ति कहने वाले विद्वान हुए हैं विद्यापति जी। तो देख लेते हैं विद्यापति जी से संबंधी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। विद्यापति जी के गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद विद्यापति भारतीय साहित्य के श्रृंगार परंपरा के साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवियों में से भी एक माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं विद्यापति शैव थे। भाई विद्यापति वैष्णव नहीं थे, शैव थे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैष्णव। उसके बाद देख लेते हैं भाई विद्यापति को बच्चन ने जातीय कवि कहा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मतलब विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? तो बच्चन ने। ये हरिवंश राय बच्चन जी नहीं है, बल्कि डॉक्टर बच्चन है, जो कि एक आलोचक रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन जो रचना है उसके रचयिता माने जाते हैं जिनधर्म सूरी। जिनदत्त सूरी नहीं है भाई, जिनधर्म सूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं जिनदत्त सूरी नहीं है, आंसर हमारा ये गलत है। तो जिनदत्त सूरी है, जिनधर्म सूरी नहीं है, तो जिनदत्त सूरी है ये ऑप्शन में। और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इस प्रश्न का आप सही आंसर बता सकते हो, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पर। क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जिनदत्त सूरी होएगा, क्योंकि जिनदत्त सूरी है उपदेश रसायन रचना के रचयिता। तो देख लेते हैं उपदेश रसायन रचना के रचयिता जिनदत्त सूरी है, जिनका जो इन्होंने 1143 ईस्वी में इनकी रचना की। यह आदिकाल के
अपभ्रंश भाषा की रचना मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और स्वयंभू अपभ्रंश भाषा का महाकवि माने जाते हैं। और ये राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, वैसे ये अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं। स्वयंभू ने स्वयं अपने से पूर्ववर्ती चतुर्मुख नामक कवि का उल्लेख किया है और जिसके पदड़िया और छंदनी, दुब्बई व ध्रुवक छंदों को इन्होंने अपनाया है और स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो स्वयंभू को जो है जैन परंपरा का भी प्रथम कवि कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वयंभू को जो है राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि कहा है, वैसे ये अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं, लेकिन स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। ये सभी तथ्य आपको स्वयंभू जी से संबंधित ध्यान रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य स्वयंभू से संबंधित जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ माने जाते हैं, कौन कौन से? पौंचरिव, डिठनेमिचरु और स्वयंभू छंद। ये तीनों ग्रंथ जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन तीनों ग्रंथों को ध्यान रखना है स्वयंभू को। ये पौंचरिव है, इनका जो राम कथा पर आधारित ग्रंथ है और जो इसमें जो है 5 कांड है और जो है 83 संधियाँ है, तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था विद्यापति जी के संबंध में, तो विद्यापति को अभिनव जयदेव, कवि कंठाभरण आदि नामों से जाना जाता है। तो देख लेते हैं विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका से राजा शिव सिंह ने बहुत सी प्रसन्न होकर विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी है। बिपसी नामक ग्राम में उपहार भी दिया है इनको, तो कई बार पूछ लिया जाता है बिपसी नामक ग्राम किस लेखक को उपहार में दिया गया? तो विद्यापति जी को दिया गया। और अभिनव जयदेव की जो उपाधि है कि इन्होंने दी, कि किस रचना पर प्रसन्न होकर दी? तो शिव सिंह जी ने जो है इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो रचना है उन पर प्रसन्न होकर जो है विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी है। और उसके बाद देख लेते हैं आगे विद्यापति की जो कीर्तियाँ है वो प्रमुख कीर्तियाँ संस्कृत भाषा में कौन कौन सी कीर्तियाँ लिखी? पुरुष परीक्षा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट रचना इनकी। भू परिक्रमा भी इनकी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लिखनावली, विभागसार, शैव सर्वसार और दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा शक्ति तरंगिणी, गया पतक, वर्ष कृत्यज्ञ, मणि नाटक और गोरख विजय आदि जो है विद्यापति जी की प्रमुख जो संस्कृत से संबंधी रचनाएं हैं। अवहट में लिखी गई कीर्तिलता और कीर्ति पताका और मैथिली में इनकी जो रचना लिखी गई वो है पदावली। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो इनमें से जो कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका विद्यापति जी की है जो कि व्याकरण ग्रंथ नहीं है। चार्यापद और या उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर जो कि दामोदर जी की है, लेकिन उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर की है। वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर की है। और जो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इनका यह एक जो है दामोदर जी का व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। महाराज गोविंद चंद के जो सभापति रहे हैं दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की। इस ग्रंथ में गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग को बढ़ाती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। यह रचना व्याकरण ग्रंथ है और कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। चार्यापद जो है सबरपा की रचना है और वर्ण रत्नाकर मैंने आपको बताई था ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है, नामक मैथिल कवि की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12।
प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग। तो प्रबंध चिंतामणि के जैन साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। इस पुस्तक की रचना 1305 ईस्वी में मेरुतुंगाचार्य द्वारा की गई। यह ग्रंथ जो है 5 खंडों में विभाजित है। इन खंडों में जो है कर्मश्य, विक्रामांक और सातवाहन, मूलराज, मुंज, नृपति भोज, सिद्धराज, जयसिंह और कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद आदि के विषय में हमें जानकारी मिलती है। प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस रचना के अंतर्गत इनकी जानकारी मिलती है? तो आपको ध्यान रखना है मेरुतुंग जी द्वारा लिखा गया मेरुतुंगाचार्य जी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। तो इसी ग्रंथ में हमें ये सभी जानकारियाँ मिलती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा है वल्लभाचार्य जी ने? तो अणुभाष्य नामक ग्रंथ वल्लभाचार्य जी द्वारा लिखा गया। तो अणुभाष्य शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादक प्रधान दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी। ब्रह्मसूत्र भाष्य व उत्तर मीमांसा नाम से भी ये जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त वल्लभाचार्य जी के और अन्य ग्रंथ हम देख लेते हैं, जैसे कि तत्वार्थ दीप निबंध, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम और पत्राविलंबन, पंचश्लोकी, पूर्व मीमांसा भाष्य, भागवत व सुबोधनी टीका आदि जो हैं इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। किनके? वल्लभाचार्य जी के। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 14, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान गीता के रचनाकार आपको पता ही है केशवदास जी है, जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो देख लेते हैं इससे संबंधी और अन्य तथ्य। केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका। जहांगीर जसचंद्रिका कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। और ये अन्य रचनाएं जो है ये भी जो है केशवदास जी की कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचनाएं हैं। तो सभी रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये सभी रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है। विज्ञान गीता भी काफ़ी बार पूछी गई है। तो इन सभी रचनाओं को ध्यान रखना है। ये रचनाएं जो है केशवदास जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगला तथ्य हम देख लेते हैं रामचंद्रिका से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। केशवदास जी की जो रचना है रामचंद्रिका केशव की सबसे प्रौढ़ रचना मानी जाती है। काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण व उदाहरण दिए गए हैं। इसमें मुख्य आधार ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्रटभर का श्रृंगार तिलक। और कवि प्रिया जो रचना है इनकी केशवदास जी की काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ माना जाता है, जो इंद्रजीत की रक्षिता और केशव की शिष्या प्रवीण राय के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह कवि कल्पतावर्ती और काव्यादर्श पर आधारित रचना है। उसके बाद देख लेते हैं रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो केशवदास जी का उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इनकी रचना जो है प्रश्न, राघव, हनुमान, नाटक, कादम्बरी आदि कई ग्रंथों के सामग्री ग्रहण करके की गई। कई बार ये पूछ लिया जाता है रामचंद्रिका का आधार ग्रंथ कौन कौन से माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रामचंद्रिका के आधार ग्रंथ नहीं माना जाता? इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये जो संस्कृत के ये ग्रंथ है पर प्रश्न, राघव, हनुमान, नाटक और कादम्बरी ये सभी जो ग्रंथ है रचनाएं है रामचंद्रिका के आधार ग्रंथ रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं रतन बावनी। रतन बावनी में जो है मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन वीर सिंह चरित्र में इंद्रजीत के अनुज वीर सिंह तथा जहांगीर जसचंद्रिका का यशोगान किया गया है। उसके बाद जो है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता जो इनकी रचना है उसमें प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर अन्याय
औपनिवेशिक काव्य माना जाता है। कई बार पूछा जाता है प्रबोध चंद्र पर आधारित रचना जो निम्नलिखित में से केशवदास जी की कौन सी है, तो ध्यान रखना है विज्ञान गीता। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15, खेट कौटुंब किसकी रचना है, तो खेट कौतुकम जो रचना है वो रहीम जी की है। तो देख लेते हैं। रहीम ने ज्योतिष से संबंधित जो है विषयों पर खेट कौतुक और जो है दुआ विशद योगावली जैसे रचनाएं लिखी है जो अभी भी ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों के लिए संदर्भित की जाती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम कर रहे हैं भाई, ताकि आपके अधिक से अधिक प्रश्नों को मैं परीक्षा तक करा सकूं, क्योंकि DSSB की परीक्षाएं अभी हाल ही में होने वाली है और BPSC की परीक्षाएं भी, TGT PGT परीक्षाएं भी, सभी TGT PGT परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो है विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेट करने की शुरुआत की है। तो आप लोगों को अगर ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है, लगता है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में आपको ये मददगार साबित रहेगा, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हो कि इस तरह की आपको और क्लासेस चाहिए या प्रैक्टिस सेट किस प्रकार से आपको क्लास चाहिए। तो ये आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं उसी प्रकार से आपके लिए क्लास लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, गोकुलनाथ की रचना का नाम बताइए। तो गोकुलनाथ कवि की जो रचना है वो है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का जीवन वर्णन बताया है और 252 वैष्णव की वार्ता में इन्होंने अपने पिताजी यानी विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन इसमें बताया है। तो देख लेते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता ब्रज भाषा में रचित एक गद्य ग्रंथ है और इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथा जीवन चरित्र को संकलित किया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले विद्वान हुए हैं विष्णु स्वामी, जो कि वल्लभाचार्य जी के गुरु भी रहे हैं। देख लेते हैं इससे संबंधी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। विष्णु स्वामी जी का जन्म 1300 ईस्वी में हुआ और विष्णु स्वामी एक हिंदू धर्म नेता माने जाते हैं। उनका जन्म दक्षिण भारत के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य जी के गुरु रहे हैं। वल्लभाचार्य जो है रुद्र संप्रदाय के आचार्य रहे हैं। आगे चल के जो है रुद्र संप्रदाय का प्रचार प्रसार जो है वल्लभाचार्य जी ने किया। इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद सिद्धांत को अपनाया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति के रचनाकार निम्नलिखित में से संत रैदास जी हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। केशव कहीं न जाए का कही, यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति जो है प्रसिद्ध पंक्ति रही है तुलसीदास जी की। तो केशव कहा न जाए का कही पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा विनय पत्रिका, उनकी रचना विनय पत्रिका से ली गई है, जो कि ब्रज भाषा में रचित है। तो विनय पत्रिका का जो रचना वर्ष है या रचना काल है वो 1585 ईस्वी माना जाता है। काव्य रूप जो है गीति काव्य है। भाषा इनकी ब्रज भाषा है। छंदों की संख्या इसमें 779 है। और प्रमुख रस की बात करें तो विनय पत्रिका के अंतर्गत भक्ति रस माना प्रदान है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20, अंगद पेज की रचना किसने की। तो अंगद पेज के रचनाकार माने जाते हैं निम्नलिखित में से ईश्वरदास जी द्वारा लिखी गई अंगद पेज का रचनाकार वर्ष 1444 ईस्वी में की गई। और भरत मिलाप जो है इनकी दो रचनाएं हैं ईश्वरदास जी की, एक अंगद पेज और एक भरत मिलाप, दोनों प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो 1444 ईस्वी में लिखी गई ये रचना ईश्वरदास जी की जो है। अन्य रचना भरत मिलाप है। तो ईश्वरदास जो है 1480 ईस्वी में इनका, एक सेकंड भाई,
ये हमारा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ईश्वर दास जी जो है राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी उपयुक्त रचनाएं जो है राम कथा से संबंधित मानी जाती हैं। जो अंगद पेज है और भरत मिलाप, ये दोनों रचनाएं जो है राम कथा संबंधी है। कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से राम कथा संबंधी रचना कौन सी नहीं है, कौन सी है, तो उनमें इन रचनाओं को दे दिया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 21, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो अवधि का विकास आप सभी को पता है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की गणना की जाती है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किसको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? तो डोगरी, ब्रज भाषा, मैथिली और असमिया, इनमें से ब्रज भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो और 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि कौन से संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषा को जोड़ा। किस संशोधन में पहले जो है केवल 14 भाषाएं थी हमारे संविधान में, फिर किस संशोधन के अंतर्गत एक भाषा को जोड़ा, फिर उसके बाद 3 भाषाओं को और किस संशोधन में जोड़ा और किस सन में जोड़ा गया, और जो है फिर 4 भाषाओं को जोड़ा किस संशोधन में, किस सन में। तो मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये 4 भाषाएं किस संशोधन के अंतर्गत किस सन में जोड़ी गई। तो इन सभी का ब्यौरा आप कमेंट बॉक्स में अपने हाथ से लिख करके मुझे बता सकते हो, क्योंकि हम कई बार इन तथ्यों को पहले पढ़ चुके हैं। तो आप जब एक बार खुद से कमेंट बॉक्स में लिखोगे इन सभी बिंदुओं को, तो आपको बिल्कुल याद रहेंगे कि कौन से संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषा को जोड़ा। सबसे पहले सिंधी भाषा को किस संशोधन में, किस सन में जोड़ा गया। फिर जो है 3 भाषाएं नेपाली, नेपाली, जो मणिपुरी और जो है कोंकणी, ये 3 भाषाओं को किस संशोधन में जोड़ा गया। फिर 4 भाषाएं हमारी जो है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, इनको किस संशोधन में और किस सन में जोड़ा गया। तो इन सभी का ब्यौरा आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। और 22 भाषाओं को हम एक बार से फिर रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी हमारे संविधान के संशोधन में 22 भाषाएं शामिल है? वे है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इनमें ब्रज भाषा शामिल नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की जो पूर्वकालीन अवस्था होती है वो है पाली, क्योंकि प्राकृत से पहले आई थी पाली, जिसे हम प्रथम प्राकृत कहते हैं। तो फिर द्वितीय प्राकृत कहा जाता है प्राकृत को, और तृतीय प्राकृत या प्राकृत की अंतिम अवस्था भी मानी जाती है, वो होती है हमारी अपभ्रंश। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं अगला, इससे संबंधी कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली कहलाती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की गणना की जाती है। पाली का प्रथम प्रमाणिक स्वरूप अशोक के शिलालेखों में मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 24, गोकुलनाथ किसकी रचना है? गोकुलनाथ की रचना का नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी द्वारा लिखी गई। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना, इसमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णवों की जीवनी पद में वर्णित है और इसका रचनाकाल 1568 है। इसमें अष्टछाप के कवि भी सम्मिलित है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, काव्यालंकार किसकी रचना है? भाषा विज्ञान से भी संबंधित हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर जो है लेने की मैंने कोशिश की है। व्याकरण हो, भाषा विज्ञान हो, या जो है काव्य शास्त्र हो, या फिर जो है हिंदी साहित्य हो, तो ये हमारा काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न है। भाषा विज्ञान नहीं भाई, काव्य शास्त्र से संबंधी प्रश्न है। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो हमारे सभी विद्वान आते हैं, सभी आचार्य आते हैं, उनके ग्रंथों का नाम पूछ लिया जाता है या उनकी शताब्दी पूछ ली जाती है, वे किस शताब्दी के कवि रहे हैं।
तो आपको ध्यान रखना है। तो काव्य अलंकार नाम से जो है ग्रंथ लिखा था भामा, और भाई भामा जी द्वारा लिखा गया। और जो रुद्रट ने भी काव्य अलंकार नाम से ग्रंथ लिखा। अगर ये रुद्रभट्ट है, ये नहीं होगा भाई। तो हमारे दोनों अगर ऑप्शन में हो तो आप लोगों को पहले भामा पर जो है इसका आंसर लगा देना है। बढ़ते हैं आगे। काव्य अलंकार वादी जो है आचार्य भामा जी की रचना है। इनमें से कौन सा लल्लू लाल की कीर्ति नहीं है? लल्लू लाल जी द्वारा लिखी गई जो रचना है इनमें से कौन सी नहीं है? सिंहासन 32, बेताल 25 और लाल चंद्रिका, तीनों लल्लू लाल जी द्वारा रचित रचना है। लेकिन जो है सुख सागर जो है सदालाल सुख निजाज द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उसके बाद सिंहासन 32, बेताल 25 और लाल चंद्रिका तीनों ही लल्लू लाल जी ने लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 27। इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? तो इनमें से इलाचंद्र जोशी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो सुनीता, सुखदा, मुक्तिपथ या तेरी मेरी उसकी बात। तो इलाचंद्र जोशी जी द्वारा रचित उपन्यास है हमारा सुखदा। सुनीता जो है वो जैनेंद्र जी का उपन्यास है। सुनीता और त्यागपत्र ये सभी जो है जैनेंद्र जी के उपन्यास है। लेकिन देख लेते हैं आगे इससे संबंधी और अन्य तथ्य। मुक्तिपथ जो है इलाचंद्र जोशी का 1948 में लिखा गया उपन्यास है मुक्तिपथ। एक सेकेंड भाई, सॉरी भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो हमारा आंसर बी नहीं होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई। हमारा आंसर सी हो जाएगा भाई, मुक्तिपथ। मुक्तिपथ जो है इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है। और ये अन्य 3 उपन्यास जो है सुनीता, सुखदा और तेरी मेरी उसकी बात इलाचंद्र जोशी के नहीं है। सुनीता और सुखदा जो है ये दोनों जैनेंद्र जी के हैं। सुनीता, सुखदा, त्यागपत्र ये सभी उपन्यास जैनेंद्र जी के है। और मुक्तिपथ जो है जैनेंद्र जी का नहीं है, ये इलाचंद्र जोशी का है। तेरी मेरी उसकी बात जो है यशपाल जी का 1976 में लिखा गया उपन्यास है। और सुखदा जो है जैनेंद्र जी का जो है ये 1952 का है। और सुनीता 1954 का उपन्यास है। और तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का 1974 का। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो नहीं पर आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा क्या गया है पूछा है या नहीं पूछा गया है। तो मनोविश्लेषणवादी पूछा हुआ है। तो मनोविश्लेषणवादी प्रमुख कथाकार रहे हैं जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञा। चतुरसेन शास्त्री इनमें शामिल नहीं है। चतुरसेन शास्त्री प्रेमचंद युग के उपन्यासकार माने जाते हैं। इन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञा मनोविश्लेषणवादी कथाकार रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक जो है कौन सा माना जाता है? तो विद्या सुंदर जो है इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी में हुआ था। और विद्या सुंदर मूल स्रोत संस्कृत के चोर कवि की चोर पंचशी का है। लेकिन भारतेंदु ने जो है यतीन्द्र नाथ ठाकुर के विद्या सुंदर बंगला नाटक का आधार इसे तैयार किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? तो निम्नलिखित में से जो है भूमिजा जो काव्य है वो रघुवीर शरण मिश्र जी ने सीता चित्र की कथा को 8 सर्गों में प्रस्तुत किया है। भूमिजा जो राम कथा पर आधारित एक रचना काव्य रहा है उसमें जो कि 1961 में लिखी गई। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है भाई। और जो हमारे बचे हुए इस प्रैक्टिस सेट के जो हमारे 20% जो हमारे बचे हुए हैं जिसमें कि आगे चल के हम व्याकरण संबंधी प्रश्नों को भी देखेंगे, वो हम जो है अपनी आज की ही क्लास में नेक्स्ट क्लास में 3:15 बजे वाली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक दिन में हमारा एक प्रैक्टिस सेट लगभग विद सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करने की हम कोशिश करेंगे। साथ साथ जो है हमारा कंटेंट जो चला हुआ है उसको भी हम आगे बढ़ाने की
पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से निरंतर अभ्यास के साथ अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवीजन करते हुए हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अगर कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट है या किसी और अन्य प्रकार से आपको क्लास चाहिए या किसी भी टॉपिक पर चाहिए, जैसे कि काव्य शास्त्र वगैरह या भाषा विज्ञान या किसी और अन्य प्रश्नों को आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर मैम क्लास लेकर के आओ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी जो डिमांड होगी कमेंट बॉक्स के अंतर्गत उसको पूरा करने की। तो एक बार से फिर मैं कहना चाहूँगी, आपको वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में मददगार साबित होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से ही जो है मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।